सुनो, सेठ सोहन लाल आया है। लाओ, जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया देंगे। गोपाल थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। जाड़ा सर पर आ गया है, बिना कंबल के झाड़ की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से जाएगा नहीं। लक्ष्मी, लाओ पैसे दे दो, सेठ मानेगा नहीं। किसी तरह पीछा तो छूटे, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ लक्ष्मी, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कर चुके दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनो, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? न जाने सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर के काम करो, पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। तभी पीछे से सेठ सोहन लाल की आवाज आती है। अरे ला गोपाल, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ लक्ष्मी, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। हाँ ठीक है, देती हूँ। लक्ष्मी ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वो लाकर गोपाल को देते हुए बोली, न जाने ये सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोस्त ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी सब कर्ज में झोंक दो। गोपाल ने रुपए लिए और बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काटकर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। गोपाल ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही हैं। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही हैं। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा, और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपाल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। गोपाल एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना जीवन बसेरा करता था। गोपाल ने खेती करने के लिए सेठ सोहन लाल से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत दोगुना कर दी थी, जिसे भरते भरते गोपाल को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, शांतिनगर गांव में ठंड का आगमन शुरू हो रहा था। एक बार फिर से शांतिनगर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। इसी गांव में एक शांति काकी भी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वो अकेले ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उसके उपले बनाकर गांव-गांव में बेचा करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। हे भगवान, आज तो बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? ठंड से ठिठुरते हुए शांति काकी गांव तक पहुंच गई। मेरे हाथों के बने उपले ले लो, एक उपले में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे उपले ले लो, मेरे हाथों के बने उपले ले लो। आज तो कोई उपले लेने ही नहीं आ रहा। ठंड भी बहुत लग रही है। लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मगर लौटूं कैसे? घर में खाने को कुछ नहीं है। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, बिना पैसे खाना कहाँ से आए? अरे काकी, रुको जरा, मुझे भी अपने भारी भरकम उपले देती जाओ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। काकी, जरा जल्दी कर दो। हाँ बेटा, अभी करती हूँ। ये लो अपने उपले। पैसे कल ले लेना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। पैसों की ही तो जरूरत है, कुछ भी दे दो। ये लो, मेरे पास ये कुछ चावल है, अभी इसे ही रख लो। ठीक है बेटा, ला दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपले बेचकर शांति काकी घर को निकल पड़ती है। तभी ठंडी हवा की लहरें जोरों से चलने लगती।
हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो कंबल ओढ़कर शरीर को गर्म कर लूंगी। बुढ़ापे में अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। हे ठंड, तू ही कुछ रहम खा इस बुढ़िया पर। ठंड से ठोड़ी हुई शांति काकी घर पहुंच जाती है और कंबल से अपने शरीर को ढककर आग के पास बैठ जाती है। हे भगवान, कुछ तो राहत मिली ठंड से। आज तो ऐसे लग रहा था मानो बस प्राण निकलने ही वाले हैं। थोड़ा आग और ताप लेती हूँ, इसके बाद वो चावल पका लूंगी। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। लक्ष्मी, ये क्या हो गया? इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश भी होने लगी। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रीच तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में फसल तैयार की है। जी, आप ज्यादा चिंता ना करें। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक खत्म हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। लक्ष्मी, ठंड बहुत बढ़ गई है। जरा कुछ कंबल हो तो निकाल लो। अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वो तो सेठ सोहन लाल ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी चादर है जिसे मैंने बच्चों को उड़ा दिया है। अब घर में कोई कंबल नहीं है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? इतनी कड़कती ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। एक काम करो लक्ष्मी, जरा अंगीठी जला दो, थोड़ी गर्माहट तो मिले इस ठंड में। लक्ष्मी ने अंगीठी जलाई और सबने बैठकर आग की गर्माहट ली। पूरी रात बारिश होती रही। बारिश ने तो ठंड में तापमान बिल्कुल ही गिरा दिया। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। 3 दिन बाद बारिश रुकी। तब लोगों ने अपने खेत में जाकर देखा, गोपाल की खेत की सारी फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब इतनी कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? एक फसल ही तो हमारा सहारा थी, वो भी बर्बाद हो गई। परसों सेठ भी अपना पैसा लेने आएगा और अब तो मेरे पास कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हे भगवान, इस भरी ठंड में हमारी सर्दी भरी रातें कैसे कटेगी? गोपाल घर पहुंचा। लक्ष्मी, तुमने अंगीठी जलाई है क्या? आज ठंड के साथ तेज हवा भी चल रही है। जी, मैंने जला रखी है। बच्चों का ठंड से हाल बेहाल है। आप बहुत उदास दिख रहे हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं लक्ष्मी, सारी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। लक्ष्मी, हम बर्बाद हो गए। मैंने आपको कहा था पैसे ना दीजिए सेठ को। अब इतनी ठंडी में बिना कंबल की रात कैसे कटेगी? एक तो ये खिड़की भी टूटी है। ठंडी ठंडी हवा घर में घुस रही है। बच्चे भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। बस एक इस अंगीठी का ही सहारा है। अंगीठी की भी लकड़ियां खत्म होने वाली है। लगता हम ठंड से मर ही जाएंगे। चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं अभी जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। नहीं, जंगल मत जाइए। बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है। आप एक काम कीजिए, बलराम काका से कुछ मदद मांग लीजिए। कुछ लकड़ियां उनके घर से ले आएं। बलराम काका सबकी मदद करते हैं, हमारी भी जरूर करेंगे। ठीक है लक्ष्मी, मैं अभी बलराम काका के घर से लकड़ियां लेकर आता हूँ। कम से कम रात तो कटेगी। इतना कहकर गोपाल बलराम काका के घर की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक भारी बर्फबारी होने लगती है। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? कभी बारिश, कभी बर्फ। जान ही ले लोगे क्या इस गरीब की? किसी तरह गोपाल बलराम काका के घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियां दे दो। अभी बहुत ठंड है तो जंगल नहीं जा पाऊंगा।
अंगीठी की राख भी ठंडी होने वाली है। हाँ ठीक है गोपाल, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, अभी के लिए इसे ले जाओ, लेकिन सुबह जंगल से लकड़ियां ले आना, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा नहीं बची है। ठीक है काका, अभी के लिए कुछ लकड़ियां दे दो, बस किसी तरह ये रात कट जाए। सुबह जंगल से जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। गोपाल लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है। ये लो लक्ष्मी, ये कुछ लकड़ियां हैं, इसे एक एक करके जलाना, पूरी रात कट जाएगी। ठंड भरी वो रात किसी तरह गोपाल लक्ष्मी ने गुजार ली। अगली सुबह सेठ भी गोपाल के घर आ धमका। अरे गोपाल, कहाँ है? बाहर आ जल्दी से, मेरे कर्ज के बाकी के पैसे दे। ठंड बहुत हो रहे है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। गोपाल निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी, कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपकी कर्ज को चुका दूंगा। अरे अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। जा, अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी, रहम खाइए, इतनी ठंड में मैं बच्चों और बीवी को लेकर कहां जाऊंगा? एक इस झोपड़ी के सिवा कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरे बच्चों पर ही रहम खाइए। ये सब मैं नहीं जानता, तू बस अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा ये घर और तेरा खेत वापस नहीं मिलेगा। बेचारा गोपाल और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत ठंड है, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुन्नी को बुखार चढ़ गया है, और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते, रात होने से पहले हमें सर ढकने के लिए कुछ तो ढूंढना ही होगा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। लक्ष्मी, वहाँ देखो, वहाँ एक झोपड़ी है, चलो वहाँ जाकर पूछते हैं, क्या पता उन्हें ही हम पर रहम आ जाए और वो हमें अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दे। गोपाल का परिवार वो झोपड़ी के पास चला जाता है। कोई है क्या? इस गरीब की मदद करें, कृपया करके इस गरीब की मदद करें। गोपाल कई बार आवाज लगाता है, मगर झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है, एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। गोपाल झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी में चारपाई और कुछ कपड़े रखे थे, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। हम कुछ देर इस झोपड़ी में रुक जाते हैं, शायद झोपड़ी का मालिक आए तो उनसे हम अपनी परेशानी बताएंगे, क्या पता उन्हें हम पर दया आ जाए। ऐसा सोचकर वो उस झोपड़ी में रुक जाते हैं, और वहीं पर एक अंगीठी जलाकर उन्होंने बच्चों को अंगीठी के पास बैठा दिया। अंगीठी की गर्माहट से उन सभी ने चैन की सांस ली। चलो, कुछ तो गर्माहट मिली, कब से ठंड में भटक रहे थे। अंगीठी की राख खत्म होने वाली है। आप एक काम कीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियाँ ले आइए, ये अंगीठी कुछ देर में ठंडी पड़ जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। लकड़ियों की तलाश में गोपाल कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसकी नजर एक गुड़िया पर जाती है, जो ठंड में नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अम्मा, उठो, क्या हुआ? अम्मा, उठो। अम्मा, लगता है ज्यादा ठंड की वजह से अम्मा ठंडी पड़ गई है और बेहोश होकर यहाँ गिर गई। गोपाल अम्मा को लेकर उस झोपड़ी में आ जाता है। ये कौन है और इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, ये जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, शायद ठंड लग गई है। इन्हें यहाँ अंगीठी के पास लेटा देता हूँ, थोड़ी गर्माहट मिले तो शायद इनकी आंखें खुले। थोड़ी देर शरीर को गर्माहट मिलने के बाद शांति काकी की आंख खुल जाती है। अरे बेटा, कौन हो तुम? मैं तो घर आ रही थी,
अचानक ठंड की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा अम्मा, तो ये आपका घर है। अम्मा, मैंने जब तुम्हें बेहोश देखा तो मैं तुम्हें उठाकर झोपड़ी में ले आया। लेकिन बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ है? गोपाल शांति काकी को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। हे भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का, जो इतनी तड़पती ठंड में तुम्हारे बच्चों, बीवी सबको घर से बाहर निकाल दिया। अरे, कम से कम बच्चों पर ही तरस खा लिया होता। ना जाने ये अमीर लोगों का दिल कहाँ मर गया है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जब तक चाहे मेरे साथ रह सकते हो। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है और मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते। ये ठंड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। इससे अच्छा तो भगवान ही उठा लेता मुझे। अम्मा, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हूं ना, और लक्ष्मी भी है। अब से हम आपका ध्यान रखेंगे। सदा खुश रहो बेटा। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। ठंड भरी रात वो सभी मिलकर किसी तरह गुजार लेते हैं। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकलती है। लोग बहुत खुश होते हैं और सभी घरों के बाहर आते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। देखो अम्मा, इतने दिनों बाद आज धूप निकली है। चलो थोड़ा धूप ले लेते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। इतने दिनों बाद थोड़ा शरीर को राहत मिला है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, गांव में उपले बेचने हैं। अम्मा, आप चिंता मत करो, आज उपले में बेच आता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। गोपाल उपलों को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और गांव-गांव जाकर उपले बेचता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं। केवल उपलों को बेचकर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कोई और काम भी करना होगा। उपलों को बेचकर आए पैसों से गोपाल कुछ राशन ले आता है। ये लो लक्ष्मी, ये कुछ राशन है। इससे सबके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना दो। अम्मा, मैं एक काम करता हूँ, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ और उसे भी गांव में बेच दिया करूँगा। इससे थोड़ी बहुत और आमदनी हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम लकड़ियाँ लेना ही चाहते हो तो पश्चिम दिशा की ओर जो जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ ले आओ। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ की लकड़ियाँ भी काफी गर्म होती हैं। उसे गांव में बेचो तो अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है अम्मा, मैं पश्चिम दिशा की ओर ही चला जाता हूँ। इतना कहकर गोपाल लकड़ी की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद गोपाल को खूब मोटे घने पेड़ दिखाई देते हैं, जो और पेड़ों के मुकाबले काफी मोटे और लंबे थे। गोपाल वहां से काफी सारी लकड़ियां काट कर ले आता है और गांव-गांव जाकर बेचता है। आज सारी लकड़ियां बिक गई और ये कुछ लकड़ियां मैंने हमारे लिए भी बचा ली थी। बाहर बहुत ठंड है, जरा इन लकड़ियों को जला दो तो मेरे शरीर को थोड़ा गर्माहट मिल जाए। फिर लक्ष्मी उन लकड़ियों को जला देती है। उन लकड़ियों के जलते ही पूरा कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। वो लकड़ियों की आग में न जाने कौन सा तेज था, जो पूरे कमरे में गर्मी फैल जाती है। बाहर ठंड की बर्फबारी हो रही थी और खिड़की से आने वाली हवा घर में घुसते ही गर्म हो जा रही थी। इस तरह ठंड भरी रात उस दिन उन सभी के लिए एक गर्माहट भरी रात में बदल गई। अगली सुबह फिर गोपाल लकड़ियों के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लकड़ियां लेकर जब गोपाल गांव पहुंचा तो गोपाल की लकड़ियां खरीदने के लिए लोगों की एक भीड़ सी जमा हो गई। भैया, जरा मुझे भी अपनी लकड़ियां दे दो। तुम्हारी लकड़ियां तो जलने के बाद बहुत गर्माहट देती हैं। हाँ गोपाल भाई, मुझे भी ये लकड़ियां चाहिए। ये जलने के बाद इतनी गर्म होती हैं कि रात में कंबल की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ भैया, आज से पहले मैंने इतनी गर्म लकड़ियां कहीं नहीं देखी। सच में तुम्हारी लकड़ियों में तो अलग ही जादू है। उस दिन गोपाल की सारी लकड़ियां चुटकियों में बिक जाती हैं और उसकी काफी अच्छी आमदनी होती है। राशन लेकर गोपाल घर पहुंच जाता है। इस बार राशन बहुत ज्यादा था। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। हाँ बेटा, ये बहुत पुरानी लकड़ियाँ हैं।
बहुत समय पहले मेरे दादा परदादा उसी जंगल में रहा करते थे। वहाँ के ज्यादातर पेड़ उन्हीं की देन है। इस तरह गोपाल लकड़ियों को बेचकर काफी अच्छे पैसे कमाता है और कुछ ही समय में गोपाल सेठ सोहन लाल का सारा पैसा लौटा देता है और साथ ही अपना घर और खेत दोनों छुड़कवा लेता है। अब गोपाल और उसका परिवार वापस अपने घर में आ गए थे। शांति काकी भी अब गोपाल के साथ ही रहा करती थी। गोपाल ने जंगल से लकड़ियां लाना बंद नहीं किया। इस बार की ठंड गांव पर कहर बनकर तो जरूर टूटी थी, मगर गोपाल की वजह से अब गांव वालों की सर्दियां बहुत मजे से कट रही थी।